हमारे साथ सीनियर सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार मौजूद हैं, क्योंकि इनकी भी नज़र सियासी हवाले से बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद और जो भी मामलात मुल्क की सतह पे चल रहे हैं उस पे हैं। फारूक सत्तार साहब, बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें आप कैसे देखते हैं? ज़ाहिर है अपोजिशन भी एक मजबूत, ज़ाहिर है उन्होंने लोगों को जमा किया हुआ है, किस तरह देखते हैं आप? पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान PTI के सरबराह, उन्होंने पॉलिटिशियन बन के नहीं दिखाया। और पॉलिटिशियन में अगर अपोजिशन को भी आवाम ने वोट दिए तो सिर्फ उन्हें चोर, डाकू, लुटेरे कहकर, और फिर जो आप इल्ज़ाम लगाएं वो आप अदालतों से आपका इस्तग़ासा, प्रोसिक्यूशन साबित ना कर सके, और फिर जो मुल्क से लूटी हुई दौलत अगर बाहर के बैंकों में है वो भी आप वापस ना ला सकें, फिर माशी तौर पर मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाए बेरोज़गारी और महंगाई को लेकर, और फिर उसमें कराची जैसे शहर के किरदार को बिल्कुल मिनहा कर दे, और यहाँ से इतनी सीटें अगर PTI को मिले, 14 सीटें कौमी असम्बली की, ये बहुत बड़ी बात थी। यानी कुछ सीटें मिली थी और कुछ दिलाई गई थी, लेकिन चलें तो फिर यहाँ आकर एक कैंप ऑफिस कायम ना करना, 3-4 दिन क़याम ना करना, एक इजाफी बूंद पानी कराची को इस अरसे में ना मिलना, K4 का अभी तक शुरू ना होना, सर्कुलर ट्रेन के मंसूबे पर कोई अमल दरामद शुरू ना हो, फिर कचरा उठाना और निकासी आपका मसला हल ना हो, बिजली पानी के मसले के साथ साथ ट्रांसपोर्ट के मसले के साथ साथ गैस का मसला भी पैदा हो, और सिंध की गैस बाकी सूबों को शायद आसानी से मिल रही हो लेकिन सिंध और कराची को ना मिले, फिर आपकी जो इंडस्ट्रीज़ है उसका बट्टा बैठने लगे, बिज़नेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आपसे मायूस हो जाए, जो कि जिसने आपको बड़ा सपोर्ट किया, कराची ने बड़ा सपोर्ट किया, उसको आपने इग्नोर किया, आपकी तरजीहात ठीक नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि मुझे महसूस हो रहा था कि एक वक्त आने वाला है कि अपोजिशन जो है वो थोड़ा वो ज़ोर पकड़ेगी, और उसको चैलेंज भी आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, अपनी सफ़ों में नज़र नहीं डालें, अपने नाराज़ लोगों को नहीं मना रहे, अपने हलीफों के साथ उस तरह आपका रवैया नहीं है। तो मुझे महसूस हो रहा था कि ये होना है, और शेर बिलाखिर आ गया। अब पलड़ा मुझे अपोजिशन का भारी नज़र आ रहा है, इसीलिए हुकूमत की तरफ से वो इक़दाम हो रहा है जो होने नहीं चाहिए। जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, ना ज़ेबा, ना शाइस्ता, मुग़ल्लज़ात पर मबनी, तो अगर पहले माली तौर पर मुल्क दिवालिया हुआ था, अब मुझे लगता है कि इस मरतबा अखलाकी तौर पर भी दिवालिया हो गया। पाकिस्तान की सियासत अखलाकियात से आरी हो गई, अखलाकी दिवालियेपन का शिकार हो गई। तो अब जिस तरह की महाज आराई है, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सैनिटी तो लगता है कि वो छत से फलांग कर कहीं चली गई है, जो सूझबूझ है वो कहीं नज़र नहीं आ रही इस्लामाबाद के सियासी मंजरनामे में। और फिर हुकूमत जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रही है, टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से वहाँ से भी दिया जा रहा है, तो लग रहा है कि दोनों तरफ से जंगो जदल की तैयारी। तो जो रिफॉर्म होना चाहिए था, रिफॉर्म एजेंडा उसकी तरफ गए नहीं। आपको पता है कि 2/3 आपके पास है नहीं, आपने नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाया नहीं, आर्टिकल 100, मैंने मशवरे भेजे 2 मरतबा, मैंने लिख के भेजा कि आप वज़ीर आज़म ना बने, फिर इलेक्शन की तरफ चले जाएं, आपको 2/3 नहीं मिली, आपको मुंह की खानी पड़ेगी, यू टर्न लेने पड़ेंगे, और वही हुआ। मेरे उस लेटर का कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने बाद में 4 नुकाती फार्मूला पिंडी भी भेजा और इस्लामाबाद भेजा, पिंडी ने मुझे एंगेज किया, इस्लामाबाद ने मुझे एंगेज नहीं किया। गो के ज़ात छोटी है बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। मतलब बात को समझ लेते, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ भाई। मैंने उनसे ये कहा नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाए, 18वीं तरमीम का रोना मत रोएं, उसको आपके पास 2/3 नहीं है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। आप आर्टिकल 160 में नेशनल फाइनेंस कमीशन बना के जो सूबों को 62% वसाइल चले गए हैं, पहले 38 थे, अब सूबों को 62, अब मरकज़ के पास 38 रह गए, आप उसको बैलेंस करें, वो वसाइल वापस लें। 3 सूबे आपके साथ होते, वो वसाइल वापस लेके बराह रास्त कराची, लाहौर, पिशावर, कोयटा और बाकी शहरों को, वहाँ की बल्दियात, वहाँ के ज़िलों को आप, लाड़काना शिकारपुर को भी आप देते, मानसेरा एबटाबाद को भी देते, मुल्तान बहावलपुर को भी देते। अगर आप ये काम कर लेते, आप यकीन माने विन विन सिचुएशन होती, और सूबाई खुद मुख्तारी का तोड़ भी आपको मिल जाता। जरदारी साहब की नज़रें तो सदारती महल पर हैं, और उसकी वोट में तो सूबाई असेंबली भी वोट देगी, तो 21 वोट MKM के वहाँ भी चाहिए। तो अभी तो वो पीछे जा रहे हैं, लेकिन माजी में हम 25 सीटों पर उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो खालिद मकबूल को, भाई को, ये सोचना होगा कि अभी 7 सीटों की भी अहमियत है कौमी की और 21 की सूबाई की,
لیکن جب وہ اپنے ووٹ دے دیں گے نو کانفیڈنس میں وزیر اعظم اور صدر کو، پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ کیا ہوگا؟ اگر ان کی اپنی صفوں میں انتشار اور تقسیم رہی، انہیں یہ دیکھنا ہے کہ جیسی جو بھی تقسیم ہوئی ہے اس کو مانے کہ یہ تقسیم ہوئی ہے، چاہے وہ پی ایس پی کی شکل میں ہو، ایم کے مہاجر قومی موومنٹ ہو، یا فاروق بھائی کو جو آپ نے الگ کیا، اس کو مانے لوگ. ان سب کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں لوگ ہیں، اور لوگ مایوس ہیں اس وجہ سے. اس لیے اگلے انتخابات میں آپ کی امید، آپ کے امکانات نہیں ہوں گے جب تک آپ سب کو نہیں جوڑیں گے، ایک سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے، اور لوگوں کی مایوسی کو امید میں نہیں بدلیں گے. ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان ڈاکٹر فاروق ستار موجود ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کو حکمت عملی مضبوط بنانی چاہیے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیکھیں آئندہ صورتحال کیا ہوتی ہے. جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کو بھی اپنا رول جو ہے وہ صحیح رکھنا چاہیے، نہ کہ ان کو پارٹی بننا چاہیے. جی